जिनको अभी हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आदरणीय श्रीमान पिनाकी चक्रवर्ती जी, आदरणीय सचिन जी, सिद्धार्थ चौधरी जी, प्रोफेसर मल्होत्रा जी भी आज पधारे हुए हैं, एस.के. मिश्रा जी, अजीत केसरी जी, उपस्थित मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों। अक्सर बजट बड़ा रूखा सूखा ऐसा विषय होता है जिस पे जनता को लगता है कि हमारा काम ही नहीं, ये तो विद्वानों का काम है, कुछ अर्थशास्त्रियों का। रुचि केवल इतनी रहती है कि हमें क्या मिला। लेकिन हमारा प्रयास है कि बजट बनाने में भी पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसे पिछले वर्षों में हमने ये प्रयास प्रारंभ किए कि बजट कैसा हो, इससे आम जनता के सुझाव मांगे जाएं। हमने आम जनता से अपील की, वित्त मंत्री कई लोगों से मिले और मुझे खुशी है कि 4000 से ज्यादा सुझाव जनता के बीच से निकल के आए और हमने उनमें से अधिकांश को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। अभी पिनाकी जी कई चीजें आपको बता रहे थे। बजट के पहले आता आर्थिक सर्वेक्षण। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ तथ्य विस्तार से प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी भी आपके सामने रखेंगे। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो बजट सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23, इसमें तेजी से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर हमें दिखाई देती है। कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, व्यापार, सामाजिक आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना, कौशल विकास, सुशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गरीबों का कल्याण, सार्वजनिक वित्त जैसे अनेकों विषय जिस पर मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि सही दिशा में दूरदर्शी सोच के साथ अगर प्रयास किए जाएं तो कठिनाइयों को भी कामयाबी में, चुनौती को भी अवसर में बदला जा सकता है। और मध्य प्रदेश ने यह किया है। पिछले साल हमारी आर्थिक विकास की दर थी 18% के पार। उसके ऊपर इस साल हमने 16.43% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है, जो अपने आप में बहुत उल्लेखनीय और संतोषप्रद है। 2001, 2, 3 चले जाएं तो 3-4% से ज्यादा कभी मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट बढ़ी नहीं। मध्य प्रदेश अब बढ़ रहा है। अगर आप सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें तो 2002-03 में था ये केवल 71,000 करोड़ के आसपास। और मुझे अब बताती हुई खुशी है कि सकल घरेलू उत्पाद हमारा 22-23 का 13,22,821 करोड़ रुपया है। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये 18 गुना वृद्धि, ये अपने आप में चमत्कारिक है। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए आप, 2-3 के आसपास थी ये 11,718 रुपया। 11-12 में बढ़ के हुई 38,497 रुपया और 22-23 में ये बढ़ के पहुंच गई 1,40,583 रुपया प्रति व्यक्ति आय। मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं।
हमें और आगे जाना है, लेकिन जिस गति से हम बढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कई बार एक आरोप लगाया जाता है, कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया, लेकिन ऋण के कुछ लेने के कुछ मापदंड होते हैं, कुछ आधार होते हैं। अगर आप ऋण जीएसडीपी अनुपात देखेंगे तो ये 2005 में था 39.5%, लेकिन 2021 में ये घट के हो गया 22.6%। एक इंडिकेटर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका क्या है, पूंजीगत व्यय। आप लगातार देखेंगे हमारा पूंजीगत व्यय पिछले साल कोविड के बावजूद भी, कोविड के कठिन दौर में हमने 23.18% बढ़ा के 45,685 करोड़, यह मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक पूंजीगत व्यय था। इस साल जब मैं बजट पे आऊंगा तो हमने और बढ़ा के रखा है इसको। कोविड की कठिनाइयों के बावजूद भी राज्य का रेवेन्यू, राजस्व हम लगातार बढ़ाते गए और यह बढ़ा है 7.94% की दर से। अभी कल मैं समीक्षा कर रहा था अपने राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों का, अकेली जीएसटी में इस साल 22% अब तक फरवरी के अंत तक 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। हम टॉप 5 जो राज्य हैं देश के उनमें से हैं। तो हम लगातार अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर आप देखें तो किसानों को ऋण में 13.41% और एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में 30.22% की वृद्धि हुई है, जो एक सुखद संकेत है। एकदम गरीब आप देख लीजिए, स्ट्रीट वेंडर, सड़क पे बैठ के बिजनेस करने वाले, हाथ ठेला पे गुमटी में काम करने वाले, उनको बिना ब्याज के मिलते हैं 10,000 रुपया। पीएम स्ट्रीट वेंडर गांव के लिए हमने बना दिया सीएम स्ट्रीट वेंडर। अकेले पीएम स्ट्रीट वेंडर में देश में हम नंबर 1 पे 6 लाख से अधिक ऐसे शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को 0% ब्याज पे कर्ज देने का काम करके उनकी आजीविका बढ़ाने की कोशिश की गई है। आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, 2001-2 तक विकास दर थी केवल 3%, अब बढ़ के हो गई है 19%, 19%। और सेक्टर मध्य प्रदेश से चमत्कार किया। मैं कुछ आंकड़े आप इससे अंदाज लगाइए। 2013-14 में गेहूं का उत्पादन था 174.8 लाख मीट्रिक टन, 22-23 में बढ़ के हो गया 352.7 लाख मीट्रिक टन। और गेहूं के एक्सपोर्ट में भी 46% हमने वृद्धि हासिल की है। धान का, पैडी का उत्पादन अगर आप देखें तो ये 53.2 लाख मीट्रिक टन था, उससे बढ़ के हो गया 131.8 लाख मीट्रिक टन। सिंचाई की दृष्टि से देखें, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। जब हमने सरकार संभाली तो मध्य प्रदेश में राजा, नवाब, कांग्रेस, अंग्रेज सबकी मिला के सिंचाई की क्षमता थी 7.5 लाख हेक्टर। अब बढ़ा के हमने कर दी 45 लाख हेक्टर और 65 लाख हेक्टर पे काम चल रहा है। औद्योगिक विकास दर 1-2 की अगर आप देखें तो ये थी केवल उस समय 1-2 में -0.61%, जो 22-23 में बढ़ के हो गई 24%। हमको काम और करना है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमने जो किया वो कम नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को जो कभी बीमारू कहलाता था,
और मित्रों, इस साल का जो बजट है वो हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन की तरफ इशारा करता है। पिछले बार बजट का आकार था 2,79,237 करोड़। अब हम 3 लाख करोड़ के क्लब में शामिल हो गए हैं। इस साल का हमारा बजट है 3,14,025 करोड़ का। हमारा राज्य का कोसी घाटा ये 55,709 करोड़ अनुमानित है, जो हमारे जीएसडीपी के 4% की सीमा में है, जो अलाउ कर दी भारत सरकार। और मैंने अभी ऋण जीएसडीपी अनुपात की बात आपसे कही थी। 2002-03 में वो 31.6% था, वो घट के इस साल अनुमान है 27.8% रहने का। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर इस बजट को देखें तो बहुत संतुलित बजट है। आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, यह हमने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश ने तय किया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। और उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के हमने पिछले साल के 48,800 करोड़ से इस साल 56,256 करोड़ रुपया रखा है। इस पर विस्तार से यहां चर्चा होगी। फिर हम लोगों ने इस बार प्रयोग किया कि सेक्टर वाइज, एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सड़क, सिंचाई, बिजली, इंफ्रा, उसके लिए धन की कमी ना रहे, उसका हमने पर्याप्त प्रावधान किया। लेकिन दूसरी तरफ वेलफेयर स्टेट का काम है, हम जनता को कैसे राहत दें। प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। और इसलिए उस दृष्टि से अगर देखें तो महिला, किसान, युवा और गरीब, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम बाकी सुनना चाहते हैं। अब आधी आबादी महिलाओं की है, उपेक्षित रही है, पीड़ित रही है, शोषित रही है। ऐतिहासिक अन्याय हुआ पहले, और उसी पीड़ा में से लाडली लक्ष्मी योजना जैसी हमारी निकली थी, कन्या विवाह जैसी योजना निकली थी। लेकिन इस साल हमने एक और योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। टोटल बजट का मुझे कहते हुए खुशी, 1,02,976 करोड़ रुपया हम बहनों पे खर्च कर रहे हैं, बेटी, बहन और मां पे खर्च कर रहे हैं। लाडली बहना योजना ये फ्री में बांटना नहीं है जी। हमने 2017 में प्रयोग किया, बेगा, भारिया, सहरिया, जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां, उनकी बहनों के खाते में 1,000 रुपए डाले हमने, बहुत गरीब परिवार थे। और बाद में नीति आयोग ने, मैंने कहा कि इंपैक्ट असेसमेंट करो, इस पैसे का क्या हुआ। आपको सुखद आश्चर्य होगा, उन परिवारों के पोषण का स्तर बढ़ गया। बहनों ने वो पैसा फालतू खर्चा नहीं किया, दूध खरीदा, सब्जी खरीदी, फल खरीदा, दाल खरीदी, बच्चों को खिलाया, तो पोषण का स्तर बढ़ गया। इसलिए हमने उसका विस्तार कर दिया इस बार। ये जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, उनके खाते में 1,000 रुपया हर महीने डाला जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है उसका सदुपयोग होगा। बहनें स्वावलंबी भी बनेगी, आत्मविश्वास से भी भरेंगी और परिवार का कल्याण भी करेंगी। मैं सारे प्रावधानों में नहीं जा रहा, युवाओं के लिए केवल एक ही बात कहूंगा। नौकरियां, मैं शासकीय नौकरियां है 1,24,000,
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना में 1 लाख नौजवानों को 50 लाख रुपए तक का ऋण, उसके ऊपर ब्याज का अनुदान देने का प्रावधान है। हर महीने हम रोजगार दिवस मनाते हैं, उसमें 2.5 लाख लोगों को, जिसमें यूथ शामिल है, रोजगार के लिए ऋण देते हैं। लेकिन एक योजना मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना प्रारंभ कर रहे हैं। करो और कमाओ, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। तो ये बच्चे काम सीखेंगे भी और इनमें 1 साल पे एक बच्चे को 1 लाख रुपया मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं, मेहनत के बदले में। और वो काम भी सीखेंगे, बाद में उनको परमानेंट जॉब भी मिलेगा इसके कारण। एक मुख्यमंत्री ई बालिका स्कूटी योजना, वो बेटियां जो अपने स्कूल में फर्स्ट आएंगी हायर सेकेंडरी में, गांव में या शहर में। ग्लोबल स्किल पार्क के साथ साथ 4 और नए स्किल सेंटर, स्किल्ड मैन पावर तैयार करने। किसानों के लिए 53,964 करोड़ का प्रावधान। किसान कल्याण योजना के लिए भी 3,000 करोड़ से ज्यादा। और जो डिफॉल्टर किसान हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनका ब्याज भरने के लिए भी, ताकि 0% ब्याज पे फिर से कर्जा मिल सके, 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। गरीबों के मकान के लिए 8,000 करोड़ रुपया। संबल के लिए पर्याप्त प्रावधान। तो गरीब कमजोर वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति के लिए 36,950 करोड़ और जाति के लिए 26,000, अनुसूचित जाति के लिए 26,087 करोड़। आप खेल देख लीजिए, यूथ बढ़े तो पिछले साल से लगभग 3 गुना बढ़ा के 738 करोड़ रुपया। हेल्थ के लिए, शहरी विकास के लिए, अर्बन डेवलपमेंट की अलग अलग चीजों के लिए 14,882 करोड़। मेट्रो और बाकी सब चीजों के अलावा हमारी कोशिश है कि आप आकाश मार्ग का उपयोग भी शहर करें। ये रोपवे, केबल कार। अब भोपाल में मेरी कल्पना है कि सीधे बड़े तालाब के सिरे से केबल कार चले और एयरपोर्ट उतार दे लोगों को, तो सड़क पे बोझ कम हो जाए। उज्जैन में हमने शुरू इस बार स्टेशन पे उतरेंगे और रोपवे में बैठ के सीधे महाकाल परिसर पहुंच जाएंगे। तो सड़क पे हम कैसे बोझ कम करें। इंफ्रा में विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल अटल एक्सप्रेस वे। तो ये जो एक्सप्रेस वे है, इनके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर का, नई टाउनशिप का डेवलपमेंट करते हुए प्रदेश को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ समृद्ध बनाने का प्रयास। हेल्थ हो, एजुकेशन हो। अब सीएम राइज स्कूल हमारी अलग कल्पना है, पीएमसी स्कूल में और जोड़ गए। सीएम राइज स्कूल का मतलब इतना बेहतर इंफ्रा स्कूलों का, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, एक एक स्कूल के इंफ्रा पे 38-38 करोड़ रुपया खर्च कर। बच्चे आएंगे तो केवल उसी गांव के नहीं, आसपास के गांव के भी बस लेने जाएगी और बस छोड़ेगी। और बेहतर शिक्षा स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी दिल्ली मुंबई में बैठ के भी अच्छे शिक्षक पढ़ा सके। सारे सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, मैं बहुत विस्तार में उसका जिक्र नहीं करूंगा। एक चीज और देखें, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस भी बनाया। हम आर्थिक प्रगति तो चाहते हैं, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा भी कुछ चाहिए। और इसलिए शरीर, मन, बुद्धि के साथ साथ आत्मा का सुख भी मनुष्य प्राप्त करे। इसलिए महाकाल महालोक, उसका सेकंड फेज हम बना रहे हैं। आचार्य शंकर जिन्होंने सांस्कृतिक रूप से भारत को जोड़ा, इसलिए एक आत्म धाम भी बना रहे हैं। स्टेचू ऑफ वननेस बन रहा है वहां आचार्य शंकर का। देवी महालोक, राजा राम रजा लोक, चित्रकूट में वनवासी भगवान राम का और छिंदवाड़ा में जाम सावली में हनुमान जी का। तो हम भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं।
भौतिक और अध्यात्म का समन्वय है। रोटी भी चाहिए, लेकिन अकेली रोटी से काम नहीं चलता। जो लोगों के आनंद में भी वृद्धि हो सरकार मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण और जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी लोग प्राप्त कर पाए, रखने के साथ ही उस दिशा में भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। मैंने समय ज्यादा ले लिया है, थोड़ा मैं माफी चाहूंगा। के लिए एक महत्वपूर्ण पहल कर रही यहाँ विद्वान वक्ता हमारे बीच बैठे हुए हैं। है। जनता की मैं सचिन जी आपको बहुत धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि बजट पर बहस होनी चाहिए। ये सभी संभागीय केंद्रों पर भी हम करेंगे ऐसे सेमिनार, गोष्ठियां। और मेरा तो विचार एक दिन बजट पर ग्राम सभाएं कर दें और गांव की जनता को भी बताएंगे बजट के, सब बजट को समझें और शेयर करें, और अगली बार फिर और अच्छा बजट बनाने आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं एक धृष्टता कर रहा हूं कि चूंकि मेरा आज कार्यक्रम ग्वालियर, शिवपुरी, अन्य कुछ स्थान पर है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट, मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट, मध्य प्रदेश चीता स्टेट। फॉरेस्ट कवर 30% है, सिद्धार्थ कह रहे थे साहब, या आप कह रहे थे 30% फॉरेस्ट कवर आपने कहा, तो हम जंगल भी बचाए हैं और वन्य प्राणी भी बचाए हुए हैं। आज भी टाइगर छोड़ने जा रहे हैं। एक अभयारण्य खत्म हो गए थे, बचे नहीं थे, उसको फिर से माधव राष्ट्रीय उद्यान, उसको टाइगर से आबाद करना है। तो मैं उन कार्यक्रमों के लिए आपसे जाने की इजाजत चाहता हूं। बाकी कार्यक्रम यथावत चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर धन्यवाद करती हूँ। सत्र जारी रहेगा, आप सभी अपने स्थान पर बैठे हैं। अब मैं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजीत केसरी जी को वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्तुतिकरण के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। मैं बहुत सारी बातें बजट के लिए हुई हैं। सर्वप्रथम मंचासीन सुशासन आयोग और संस्थान के वाइस चेयरमैन सज्जन चतुर्वेदी जी, पिनाकी चैटर्जी जी, मिश्रा जी और CII के स्टेट कोऑर्डिनेटर, आप सभी का धन्यवाद। और बहुत संक्षिप्त रूप में मैं कुछ बजट के कुछ आंकड़े और किस सोच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को बनाया है। जैसा कि आपने उनको सुना है कि उन्होंने कुछ बेसिक्स और कुछ बुनियादी चीजों को तय करने की उपरांत ही बजट बनाने की कार्रवाई की गई है। दूसरा बिंदु जो बजट के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये बजट बहुत कुछ एविडेंस बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि रैंडम थॉट्स हैं जिनको कि कलेक्ट किया गया है। PPT में कुछ देर है तो जी हाँ, मैं कुछ आंकड़े के साथ में ही बताते जाऊंगा। नेक्स्ट, जैसा कि इसी पे पीछे चले, जो बजट में हमारी अनुमानित वृद्धि है वो लगभग 13% की है। जो हमारे बजट का जो साइज होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये बजट की साइज हमारी लगभग 13% ही इंक्रीज है। नेक्स्ट आ जाए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी कि एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है, न सिर्फ हमारे पास सुझाव आए हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी ने खुद और हमारे अलग मंत्रियों ने खुद अलग अलग स्टेक होल्डर्स से 2 दिनों तक लगातार उनसे डिस्कशंस किए। अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे वो फूड के सेक्टर के हों, टैक्सेशन हो, रियल एस्टेट सेक्टर के लोग हों, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने आकर के हमें अपने सजेशंस दिए, क्या उनकी सोच है, किस तरह से वो चाहते हैं कि स्टेट में डेवलपमेंट हो और किस तरह से आगे बढ़ें। नेक्स्ट, मैं कुछ फिगर्स बताना चाहूँगा। इन फिगर्स में कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे कि सबसे पहली बात आती है कि आखिर हमने बजट का साइज इंक्रीज किया है, तो हमारे पास उसका आधार क्या है। हमारे ग्रोथ के फिगर्स आपको एविडेंट हैं। तो जो भी हमसे लोग पूछते हैं कि आखिर आपने इतने प्रावधान बढ़ा दिए, आपने नए स्कीम्स लॉन्च कर दिए,
ये करेंगे कैसे आप? तो दिस इज द एविडेंस कि हाउ वी हैव प्लान टू डू इट। सो हमारे जो राजस्व प्राप्तियों में इंक्रीज है और वैसे ही हमारे जो व्यय है इंक्रीज है। तो यू कैन सी कि हमारे जो इंक्रीजेस हैं दे मैच। तो ऐसा नहीं है कि मतलब केवल महज घोषणाएं हैं, इन सब चीजों को बजटरी प्रोविजन एंड हमारे रिसोर्सेज बढ़े हैं। जैसा कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि एवरी मंथ चीफ मिनिस्टर स्वयं रिव्यू करते हैं कि हमारे राजस्व की आमदनी कितनी हुई है। एंड लेट मी एश्योर यू कि वो किसी को भी उसमें छोड़ते नहीं है। कोई भी विभाग है यदि वो कहता है अपनी समस्या है, मैं नहीं कर पाया, तो उसको तुरंत एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। सो दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस मेंटेन द रेवेन्यू ग्रोथ, और उस रेवेन्यू ग्रोथ के इंक्रीज पर हमने अपनी बजट प्लान की है। नेक्स्ट, अगला कर जी। आप देखेंगे कि इसमें जो है हमारी थोड़ी सी डिटेल्ड ब्रेकअप है हमारी अर्निंग्स का, और द ग्रोथ इज सब्सटेंशियल। भारत सरकार से ऑफ कोर्स हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है क्योंकि उनकी रेवेन्यू इंक्रीजेज बहुत ज़्यादा हैं, एंड हमारा जो इंक्रीज है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो सब्सटेंशियल होने वाला है। बट हमारा भी कंट्रीब्यूशन उसमें कम नहीं है, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट, यदि हम देखेंगे कि हमारे जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं, इसमें हम कहाँ से पैसा लाते हैं। सो बेसिकली हमारे जो 2 पॉइंट इसमें केवल फोकस करना चाहेंगे कि हमारा लोक ऋण जो है वो बहुत बड़ा नहीं है। वी डू नॉट, एंड इसमें एक ही चीज मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, यानी कि जो भी हमारे लोन आते हैं वो केवल और केवल हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाते हैं। कोई भी हमारे लोन की राशि जो है वो राजस्व में, सैलरी बांटने में या दूसरे किसी स्कीम में खर्च नहीं की जा रही है मध्य प्रदेश में। और इसका ये कारण है कि हमें जो है लगातार ग्रोथ हर सेक्टर में मिल रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या अन्य सेक्टर हो। नेक्स्ट, राज्य के जो मुख्य कर हैं जैसा कि आप देखेंगे, मेनली हम लोग डिपेंडेंट हैं जीएसटी कलेक्शन एंड हमारे जो स्टैंप ड्यूटी